नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। न्यूज नाइट में आज दिखाएंगे खबरें अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली में हुए एक्शन की विस्तार से। साथ ही नेपाल सीमा से सटे यूपी के कई जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ हुई है कार्रवाई, इसकी भी खबरें दिखाएंगे आपको। साथ ही साथ देश भर में आज संपन्न हुए नीट यूजी परीक्षा की भी खबरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ICAR द्वारा विकसित पहली जीनोम संपादित चावल की खबरें भी होंगी। साथ ही वेब से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज। पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। वापस भेजने की कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर। भारत नेपाल सीमा से सटे कई जिलों के 68 अवैध मदरसे सील। 164 स्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नई जीनोम किस्मों से अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। वेव्स 2025 का हुआ समापन। प्रभावशाली लोगों के लिए सोशल मीडिया विज्ञापन के तरीकों की रूपरेखा तैयार। पैनल ने विश्वसनीयता बनाने, सीमाएं निर्धारित करने और ईमानदारी से संवाद करने की दी सलाह। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बिहार में हुई भव्य शुरुआत। प्रधानमंत्री ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर दिया जोर। कहा, बीते दशक में खेल के बजट में 3 गुना से भी ज्यादा की हुई वृद्धि। और अब सभी खबरें विस्तार से। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। आपको हम बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों और उनकी भारत में एंट्री कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन, निर्वासन की कार्रवाई शुरू। ट्रांसजेंडर के रूप में रह रहे थे बांग्लादेशी। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया। हिरासत में ली गई अप्रवासियों में 23 साल की मीम अख्तर, 35 साल की मीना बेगम, 36 साल की शेख मुन्नी, 25 साल की पायल शेख, 36 साल की सोनिया अख्तर और 34 साल की तानिया खान शामिल हैं। सभी 6 महिलाएं बिना उचित दस्तावेज के भारत में रह रही थीं। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थीं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान अरमान उर्फ ईशा, आरिफ उर्फ शिल्पा, जाहिद उर्फ मौसमी और बाबुल उर्फ पाकी के रूप में हुई है। सभी बांग्लादेश के नारायणगंज जिले के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी आरोपितों को आगे की कार्रवाई के लिए FRRO के समकक्ष पेश किया गया। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में शामिल थे। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा था। पकड़े गए व्यक्तियों ने कबूल किया कि वे एजेंटों की सहायता से
सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचे। शनिवार को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार ने बताया था कि अब तक दक्षिण पूर्वी जिले में 75 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अवैध काम में संलिप्त 5 भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और रहने में मदद की थी, जिसमें से दिल्ली पुलिस ने 47 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। रविवार को अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से ये बात साफ है कि प्रशासन घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त है और किसी भी स्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्याओं के खिलाफ, और आज भी इसी कड़ी में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला लगातार इस खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, स्वागत आपका। और जैसा कि हमने कहा कि 10 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, और लगातार जब से गृहमंत्री ने यह कहा है, निर्देश दिया है दिल्ली पुलिस को, तब से ये एक्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, लास्ट ईयर ये आदेश जारी हुआ था एलजी की मीटिंग में, उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर सख्ती से कदम उठाया और अब देखिए असीम इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले कैलेंडर ईयर में देखिए 2024 में 150 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और अभी इस 3 दिन के अंदर अंदर आप देखिए 75 से ज्यादा बांग्लादेशियों को फिर से पकड़ा गया। और आप देखिए किस तरह की स्ट्रैटेजी ये लोग अपनाते हैं। ये ट्रांसजेंडर के रूप में रेड लाइट पे भीख मांगते हैं और जिस तरह से पुलिस ने इनको ट्रैक किया, इनके ऊपर पुलिस ने नजर बना करके रखी और जब वो एक खुलासा हुआ तो ये पता लगा कि ये लोग अपनी भेषा, अपनी पहचान, तमाम चीजें छुपा करके यहाँ पर रह रहे थे और आयु में जो बैंड है इंडिया में उसको ही अपना रहे थे। तो इलीगल इनके पास दस्तावेज हैं। और इसके साथ साथ रवि कुमार की टीम ने, जो कि उत्तर पश्चिम की टीम है, उन्होंने बड़ा कामयाबी हासिल करी जिसमें उन्होंने एक किंगपिन को पकड़ा जिसको चांद मोहम्मद करके है और उसने जब बताया तो उसकी शिनाख्त पे 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 100 से ज्यादा लोगों को चेन्नई में जीरोइंग करके गिरफ्तारी की गई और चेन्नई में एफआईआर दर्ज की गई। न केवल इनके तार हिंदुस्तान के दिल्ली तक मौजूद है बल्कि देश के कोने कोने में ये लोग मौजूद है। और अभी कुछ दिन पहले आप देखिए गुजरात से हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा गया था अवैध रूप से। वो लोग वहां पर घुसपैठ करके बसे हुए थे। और जो चांद मोहम्मद है इसकी भी बड़ी फिलॉसफी, ये पूरे आप देखिए बचपन में अपने पिता के साथ यहाँ आ जाता है और यहाँ पर ये फिर अपना ये पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ पर असीम कायम करता है और साथ ही साथ पैसा लेता है, फौजली लेता है, जॉब लगाने के नाम पर पे ये यहाँ पर इनको यहाँ पर शरण दिलवाता है। और साथ ही साथ उसमें जो हिंदुस्तान के लोग थे जो इस काम में उसके साथ शामिल थे, पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया। एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अमित शाह ने खुद कह दिया था कि किसी को यहां पर अवैध रूप से नहीं रहने दिया जाएगा और उसका सीधा सीधा परिणाम आप देख सकते हैं। 3 दिन में 75 से ज्यादा ये आंकड़े और तमाम जिलों में इस तरह की ड्राइव चल रही है। और जिस तरह से लगातार इनकी गिरफ्तारी की जा रही है, 6 महिलाओं को यहां पर डिपोर्ट किया गया है, तो आप देखिए कितना बड़ा इनका नेटवर्क होता जा रहा है, किस तरह से ये कोने कोने में बसे हैं। अभी ये आंकड़े और आगे निकलेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी इनके लिए धरपकड़ शुरू कर दी गई है। यूपी से भी कुछ आंकड़े निकल करके आए, हरियाणा से भी कुछ गिरफ्तारियां ऐसे में होनी शुरू हुई है। यानी अब ये जो मुहिम है ना केवल दिल्ली तक सीमित रह जाएगी बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचेगी अपनी असीम। और वहां से इनको पकड़ करके एफआरओ के थ्रू बांग्लादेश भेजा जा रहा है और वापस ये ना आ पाए, क्योंकि कुछ लोगों ने ट्राई किया कि वो वापस आ गए। अब इसके बाद इनके दोबारा वापसी के कोई रास्ता ना रह जाए और इनके जो भी नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के आसपास या पश्चिम बंगाल में जो भी इनके एजेंट्स हैं उन पर भी पूरी की पूरी नजर रखी जाए। और जिस चांद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है मुकेश, उसके बारे में तो ये खबर आई कि वो जब 5 साल की उम्र से हिंदुस्तान में दिल्ली में रह रहा था और बीते वर्षों में वो बार बार बांग्लादेश जाता था और वहां से अपने साथ 10-12 लोगों को अवैध तरीके से यहाँ पे लाता था, डॉक्यूमेंट बनवाता था और फिर वो यहाँ पे अवैध गतिविधियों में वो शामिल होते थे। बिल्कुल, चांद मियां जो थे वो इसी तरह से हरकत करते थे। यहाँ पर आए, बचपन उनका यहीं बीता। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि बांग्लादेश में तो कुछ है नहीं। यहाँ पर वो उनके फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट बनाते थे, 10,000 15,000 की उनको लेबर्स की जॉब, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर ऐसा काम है जहाँ पर ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रैप मार्केट में चले जाइए, कबाड़ी बाजार में चले जाइए, घरों में आप देखिए तो ये कूड़ा उठाने का काम ये लोग करते हैं। तो इस तरह की लालच दे करके इनको 15-20 हजार की नौकरी दिलाने के अवध में इनसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना करके इनको यहाँ लाया जाता था। और इनको मैंने तो खुद जाकर के ग्राउंड जीरो पे देखा है, टेंट लगा लगा के असीम 2-2 हजार रुपए लेकर के इनको वहां पर बसाया जाता है और कई सालों से वो वहां पर उनके कोई पत्र नहीं है, कोई उनके पेपर नहीं है। जो भी पेपर है काफी पेपर फॉर्ज पाएगा और इनकी इंक्वायरी के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी विभिन्न टीमों को उन इलाकों में भेज दिया जहां पर वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और आप देखिए
कितनी चालाकी से ये लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे अपने परिवार के साथ जुड़े रहें और वहां से और लोगों को ये हिंदुस्तान की सरजमी तक लाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका जो ये कैंपेन है इसके निर्णायक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखिए दिल्ली चुनाव से पहले जो नतीजे आ रहे थे, जहां पर गिरफ्तारी की गई, तो कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई और गलत जो भी ये लोग काम करते थे, कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़े गए, चोरी में, मर्डर्स में, इन्हीं जैसे लोगों के नाम आए। अब तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको मास लेवल पर, नेशनल लेवल पर अब वहां पर अडॉप्ट किया जा रहा है और कराया जा रहा है। तो मुकेश, जिन लोगों को हिरासत में या फिर गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्हें सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर उन्हें किसी कैंप में रखा जाएगा, उसके बाद फिर डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश? असीम, इसका एक प्रोसेस होता है। दिल्ली पुलिस की एफआरओ टीम होती है जो फॉरेन वीजा पर देखती है कि अगर ये अवैध रूप से आए तो उनके पास डॉक्यूमेंट है, अगर अवैध रूप से नहीं आया तो ये अवैध है, इसलिए इनको एक कैंप में रखा जाता है। उसके बाद इनको बल्क में डिपोर्ट कर दिया जाता है। जो भी हमारे क्रॉस बॉर्डर हमारे एग्रीमेंट्स है वो उनके थ्रू वहां जाकर के इनको वेरीफाई कराया जाता है और फिर इनकी वापसी वहां से कर दी जाती है, जिससे कि दोबारा यहाँ पर ना आए। लेकिन इसी तादाद में इनको विभिन्न कैंप्स में एफआरओ के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद इनकी पहचान सुनिश्चित करके इनको बाहर भेज दिया। एक आखिरी सवाल मुकेश, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में अगर इस तरह के अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या जो कि अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण था इस तरह की कार्रवाई को करना? बिल्कुल, आप देखिए कई सारे इनके जो एजेंट्स हैं ये देश की खबरों को ले जाकर के अपने मुल्क में वहां पर भेज रहे थे, तो एजेंट्स के रूप में भी यहाँ काम करते हैं। आप देखिए घर घर में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं स्लम एरियाज में गया तो वहां पर जितने भी स्लम्स के काम है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी करते थे, तो सुरक्षा जो है वो बहुत सुनिश्चित की गई है। आप कई सारे मामले देखेंगे, असली हम उठा के देखेंगे अखबारों को, दिल्ली में स्नैचिंग, रॉबरी, डकैती, ये बांग्लादेशी आप नाम देखेंगे, उनके बाद आपको एक ना एक पूरे एपिसोड में कोई ना कोई बांग्लादेशी मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने की भी यहाँ पर कवायद शुरू की गई है और इनको पकड़ करके, इनको डिपोर्ट करके ये मैसेज क्लियर दिया जा रहा है कि सरकार किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी अवैध है, चाहे वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है और किसी भी कंट्री का अगर नागरिक यहाँ पर है। अभी देखिए पीछे दिल्ली से कई सारे साउथ कंट्री के जो लोग थे, साउथ अफ्रीकन नेशंस के थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया था। पार्लियामेंट में उस बात की सराहना हुई थी जिस तरह से दिल्ली पुलिस काम करे। तो दिल्ली पुलिस मुझे लगता नहीं किसी को बख्शने का मूड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो अवैध बांग्लादेशी हैं या फिर जो अवैध रोहिंग्या, उन पर लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है, उन्हें डिपोर्ट करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और इस सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पहलगाम हमले को लेकर कहा है कि रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी सशस्त्र बलों के साथ काम करना और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना है। इसके साथ उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सभी पीएम मोदी के जोखिम उठाने वाले भाव से परिचित हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। तो पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध निर्माण और बिना मान्यता प्राप्त मदरसों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। अभियान के तहत अब तक श्रावस्ती में सबसे अधिक 68 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है, जबकि महाराजगंज में 34 और सिद्धार्थनगर में 17 अवैध धार्मिक स्थल और मदरसे पाए गए हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, 68 मदरसे सील, बुलडोजर से हटाया जा रहा अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य की नेपाल सीमा पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लगातार हटा रही है। नेपाल सीमा पर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने दर्जनों मदरसों को सील कर दिया है। कई मदरसों का कब्जा हटा भी दिया गया है। कुछ मस्जिदों पर भी कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई पीलीभीत जिले से लेकर सिद्धार्थनगर तक हो रही है। सूत्रों के अनुसार नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे सील किया जा रहा है। नोटिस देने के बावजूद कब्जा न हटाने वालों पर बुलडोजर भी चल रहा है। श्रावस्ती जिले में 68 मदरसे सील हो चुके हैं। प्रशासन ने इसके साथ ही 164 मदरसों से कब्जा खाली करवा लिया है। एक अवैध मजहबी स्थल के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। कई मदरसों को लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। इस बीच श्रावस्ती में विदेशी फंडिंग से संचालित एक अवैध मदरसे का पता चलने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया और मदरसे की फंडिंग की जांच की बात कही। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, जिसमें कि हम लोग परसों भी आए थे, तो पेपर में भी इसमें काफ़ी जो है प्रकाशित किया गया, जिसके संबंध में डीएम साहब द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया और उनकी उपस्थिति में आज ये सीलिंग की कार्रवाई की गई। सीलिंग की कार्रवाई करा दी गई है, बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय से आदेश होने के बाद उस पर जो है बेदखली कार्रवाई। इसके अलावा सिद्धार्थनगर जिले में भी नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के पिपरा गांव में एक खलियान की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 625 अवैध स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। बहराइच में भी 6 मदरसे सील किए गए हैं, जबकि 384 अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए हैं। वहीं बलरामपुर जिले में 16 अवैध मदरसे बंद करवाए गए हैं। इसके अलावा 18 और भी मजहबी स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक ईदगाह पर भी कार्रवाई जारी है। कई जगह पर बलरामपुर के भीतर बुलडोजर भी चला है। महाराजगंज में अवैध मिले 34 मदरसों को नोटिस भेजा गया है और 2 पर बुलडोजर भी चलाया गया है। पीलीभीत में भी 7 मदरसों को नोटिस भेजा गया है। यहां 77 अवैध मजहबी स्थलों को भी चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की लंबी सीमा नेपाल से लगती है। ऐसे में अतिक्रमण और अवैध कब्जे को अनदेखा न करते हुए अब प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है और पिछले कई दिनों से कार्रवाई जारी है। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस तरह के अवैध मदरसों और अवैध अतिक्रमण पर लगातार जो बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लखनऊ से इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, स्वागत आपका। और इन कार्रवाइयों से आशुतोष ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो
या फिर अवैध मदरसे हों, योगी सरकार अब बख्शने के मूड में नहीं है। उस पर कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए असीम, बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि बीते इतने सालों से एक लंबी और खुली हुई सीमा पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और किस तरीके से न केवल इंक्रोचमेंट हुआ है, न केवल मदरसे खोले गए हैं, बल्कि देश के अराजक तत्वों को जो है वहाँ पर शरण भी दी जाती रही है। और ये काफ़ी शांत इलाका दिखाई देता है और कारण उसका साफ है कि तमाम बार ऐसा हुआ है कि जब आतंकियों ने या बाहर से घुसपैठियों ने इस सीमा का इस्तेमाल किया है और ये सीमा सरकार की नज़र में ना आए, इसलिए जो है हमेशा इसको शांत रखने का प्रयास किया गया है। बीते लगभग एक हफ्ते तक मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। मैंने वहाँ पर पता किया तो तमाम सारे मदरसे संचालित थे, तमाम सारी मस्जिदें संचालित थीं, लेकिन जब प्रशासन वहाँ पर पहुँचा तो कोई भी अपना दावा कागज़ नहीं पेश कर पाया। और यही कारण है कि श्रावस्ती ज़िले में आज लगभग आधा दर्जन मदरसों को बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया है। और ये कार्रवाई लगातार वहाँ पर जारी है, सर्वे का काम लगातार जारी है। और जो भी सीमा के 15 किलोमीटर के निकट में जो भी अस्थाई या धार्मिक या मदरसा किसी भी तरीके का अतिक्रमण दिखाई देगा, सरकार उनको गिराने के पूरे तरह से मूड में है। कारण कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और एक ऐसी सुरक्षा का मामला है कि जब तमाम सारे जो है आतंकी तमाम सीमाओं पर जब घुसपैठ करने का जो है अवसर नहीं पाते हैं तो नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद पूरे भारत में फैल जाते हैं। तो इस चीज़ पर लगाम लगाने के लिए कहीं न कहीं योगी सरकार प्रतिबद्ध दिखाई देती है। और जिस तरह से सीमाओं पर लगातार कार्रवाई चल रही है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो अवैध लोग हैं उनकी पहचान भी हो सकेगी, जो वैध हैं उनके लिए व्यवस्था भी हो सकेगी और जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा। आशुतोष, कुछ मदरसों को नोटिस भी जारी किया गया है, क्या उनसे ये पूछा गया कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो आप दिखाइए और फिर आप इस बुलडोजर एक्शन से बच सकते हैं? बिल्कुल असीम, कार्रवाई यहीं से शुरू हुई कि जितने भी मदरसे जो है अवैध रूप से दिखाई दिए प्रशासन को, पहले उसने उसको नोटिस दिया, कहा आपके पास वैलिड कागजात हैं तो ले आकर के प्रस्तुत कीजिए, और अगर उसका प्रस्तुतिकरण आप नहीं कर पाते हैं तो इसे जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि श्रावस्ती में जो नोटिसें दी गई थी, लगभग 4 दर्जन मदरसों को नोटिस दी गई थी, लेकिन उसमें से आधा दर्जन आज तक जो है वो अपना कागजात नहीं प्रस्तुत कर पाएगी। हालांकि ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी, संख्या इससे अधिक भी बढ़ भी सकती है। आधा दर्जन उन मदरसों को जो है न केवल सील किया गया था बल्कि अब उनको जो है गिरा भी दिया गया है। असीम, ऐसे में ये भी खबर आई आशुतोष और आपके ही हवाले से कि कुछ ऐसे भी मदरसे हैं या फिर एक मदरसा जिसका निर्माण फॉरेन फंडिंग से हुआ है, माने उसमें विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ये भी खबर आई और उसको सील भी किया गया। असीम, देखिए 2 तरह की कार्रवाई होती है। अभी जो भी कार्रवाई वहाँ पर चल रही है 2 स्तरों पर चल रही है। एक राजस्व विभाग की कार्रवाई चल रही है जिसमें अतिक्रमण है या नहीं है इसकी पहचान की जा रही है, और दूसरी शिक्षा विभाग की है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है लगा हुआ है कि वो हमारी तय शिक्षा नीति के अनुकूल जो है वहाँ पर शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है जो जांच होनी चाहिए वो पुलिसिया जांच होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग के माध्यम से पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक का जो बॉर्डर है केवल एक वर्ग के लोगों ने किस तरीके से कब्जा किया उसको, और किस तरीके से वहाँ पर मदरसे खोले, किस तरह की फंडिंग आती है और कैसे वो चलते हैं जब सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई सहायता नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसको मदद करके चला सकें, तो फंडिंग आखिर कहाँ से आ रही है, ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसकी जांच होगी भी। एक आखिरी सवाल आशुतोष की सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर का इलाका, ये तमाम जिले बॉर्डर के इलाके, और आपने कहा कि पोरस है, वहाँ से आप आ सकते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं, इसलिए ये कार्रवाई, ये बुलडोज एक्शन कितना ज़रूरी था? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई ही नहीं हुई थी। पूरी तरह से खुली हुई सीमा का मतलब था कि खुली हुई सीमा आम आदमी के लिए भी थी, आतंकी के लिए भी थी, अराजक तत्वों के लिए भी थी।
लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आतंकी और अराजक तत्वों को रोकने के लिए जहाँ पर वो शेल्टर पाते हैं, जहाँ पर वो जो है तमाम सारी सुविधाएं पाते हैं, उन सबको चिन्हित करके और अब धीरे धीरे उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो है जो उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में घूम करके तमाम सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं या आपराधिक घटनाएं होती हैं या तस्करी की घटनाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है रोक पाने में कहीं न कहीं सरकार सफल होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, असीम की पूरा पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक सरकार की जो योजना है कि एक 4 लेन सड़क से जोड़ा जाए, जो हमारे सशस्त्र सीमा बल हैं SSB उसकी निगहबानी करे और वो तमाम सारी चीज़ें जिसका लूप होल का फ़ायदा उठा करके तमाम सारे लोग यहाँ पर आ करके या तो बस जाते थे या अपनी तमाम सारी गतिविधियों को जो है आयोजित करते थे, उन सब पर भी लगाम लगाई जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लखनऊ से हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस तरह के जो अवैध अतिक्रमण है या फिर जो अवैध मदरसे हैं उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे नीट UG परीक्षा की। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आज देश भर में नीट UG की परीक्षा आयोजित की गई। देश भर के 552 शहरों के कुल 5,453 परीक्षा केंद्रों पर हुई इस परीक्षा के लिए 22,76,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। ये पहला मौका था जब मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आयोजित हुए इस परीक्षा को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में संपन्न कराया गया। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। देश भर के कुल 5,453 केंद्रों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट UG परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 22,76,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। देश भर में एक ही पाली में आयोजित इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पिछले साल हुए विवाद को देखते हुए NTA ने इस बार केवल सरकारी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया था। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इस प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। यही नहीं, देश भर में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए थे, जहां पर परीक्षा की निगरानी की गई। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा में NTA की ओर से पहले से ही गाइडलाइंस जारी की गई थी। परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले छात्र परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं से खासे संतुष्ट दिखे। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी, मतलब स्ट्रिक्टनेस काफ़ी थी, चेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हुई थी और एग्ज़ाम भी इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फिजिक्स का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, बट बायो और केमिस्ट्री अच्छा था। पेपर का लेवल इजी था। लास्ट ईयर बायोलॉजी वाज डिफिकल्ट, इस बार ठीक था। लास्ट टाइम जहाँ मेरा सेंटर था उसमें और यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं था, तब वहाँ भी स्ट्रिक्टनेस थी और यहाँ भी स्ट्रिक्टनेस थी लास्ट टाइम जितनी।
हाँ, लेकिन पेपर का पैटर्न पेपर बहुत डिफरेंट आया था पिछली बार से। सेल्फ स्टडी की थी, घर पे खुद से पढ़ाई की थी और फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी था। जैसी इनकी सिक्योरिटी है और जैसा इनका सारा करिकुलम है बहुत ही अच्छा है, पहले से बहुत बेटर है। अंदर बहुत ही अच्छा डेकोरम था, डिसिप्लिन था अंदर। बहरहाल देश के सबसे टफ एग्जाम में से एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा का समापन हो गया है। इस बार एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए। बहरहाल परीक्षा के समापन के बाद अब छात्रों को इसके नतीजे का इंतजार है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले से ही छात्रों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जिसके तहत सुरक्षा के खासे पुख्ता इंतजाम की बात कही थी और परीक्षा केंद्रों पर भी पूरे देश में इस बार देखा गया कि विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पहले तक परीक्षा केंद्रों में एंट्री लेनी थी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई। बेहतर माहौल और पहले से बेहतर व्यवस्थाओं के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कैमरामैन मनमोहन और मेरे सहयोगी निशांत राय के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश भर में 22 लाख से भी अधिक छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमने कहा इस रिपोर्ट में कि 22 लाख से भी अधिक बच्चे आज पार्टिसिपेट किए और सभी बच्चे, जिन बच्चों की बाइट्स हमने सुनाई अपने दर्शकों को, सभी काफी खुश थे जिस तरह से एनटीए ने इस परीक्षा को आज आयोजित कराया। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि रही है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का एग्ज़ाम कराना, वो भी बिना किसी विवाद के, और एनटीए ने ये करके दिखाया। आज नीट यूजी की परीक्षा के बाद छात्रों से हमारी भी बात हुई। छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि जो इंतज़ाम थे वो परीक्षा केंद्रों पर बेहतर थे। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो छात्रों का कहना था कि फ़िज़िक्स जो है इस बार हार्ड आई थी। फ़िज़िक्स के अलावा अगर बात की जाए केमिस्ट्री और बायो थोड़ी मॉडरेट थी और केमिस्ट्री ने छात्रों के इस एग्ज़ाम को सरल बनाया है, जो हमारी छात्रों से बात हुई है। लेकिन जो इंतज़ाम किए गए थे परीक्षा केंद्रों पर अगर बात की जाए तो वो बेहतर रहे हैं और छात्रों का कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी सुधार आया है, यानी कि बढ़ते वक्त के साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर भी सुधार नज़र आने लगा है। दूसरी तरफ नीट की जो परीक्षा है उसको लेकर भी छात्रों का कुछ इसी तरीके का जवाब रहा है। और निशांत, साथ साथ ये भी कहा गया कि जो तैयारी है, जिन चीज़ों को लेकर आपको परीक्षा केंद्र तक जाना है, ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों की जानकारी जो परीक्षार्थी थे उनको पहले ही दे दिया गया था ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न जो बच्चे हैं उनके मन में ना हो। देखिए, बिल्कुल छात्रों को ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि 1:30 बजे तक आप परीक्षा केंद्र के भीतर पहुंच जाएं और उसके अलावा आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है परीक्षा केंद्र पर, इसकी पूरी जानकारी एनटीए के माध्यम से दी गई थी। और एडमिट कार्ड के पीछे भी ये पूरी जानकारी दी गई थी कि आपको डू और डोंट किसका ख्याल रखना है। और कुल मिलाकर एक तरीके से छात्रों को पहले ही प्रिपेयर रहने को कहा गया, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है तो इसका असर परीक्षा पर भी पड़ता है। और एनटीए बेहतर तरीके से जानते हैं, शिक्षा मंत्रालय बेहतर तरीके से जानता है कि छात्रों को परीक्षा का एक बड़ा स्ट्रेस रहता है। उस बीच अगर कोई इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो छात्र उससे परेशान होंगे। इसी के चलते पहले ही छात्रों को हिदायत दे दी गई कि वो किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े उनको, और अपनी तैयारी पूरी करके वो परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल निशांत की, पिछले साल के जो कुछ एपिसोड हुआ उसके बाद से एनटीए के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि इतने बड़े एग्ज़ाम को, जिसमें कि लाखों बच्चे बैठते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो एनटीए उस पूरे कवायद में सक्सेसफुल रहा। देखिए, एनटीए ने पूरी तरीके से कमर कस ली थी और ख़ासकर जो इस तरीके के संदिग्ध वाक्य हैं उसको लेकर भी तैयारी थी। कानूनी रूप से भी एनटीए तैयार था। जो पिछली बार हुआ होना नहीं चाहिए। खासकर छात्रों के भविष्य को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे एनटीए के ऊपर, और इस बार एनटीए ने उससे सबक लेते हुए इस परीक्षा में हर एक पहलू पर बारीकी से जाँच कर उसको लेकर आगे बढ़ा, जिसका असर ये रहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हुई और छात्र भी परीक्षा केंद्रों के बाहर खुश नजर आए व्यवस्था को लेकर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज पूरे देश भर में नीट यूजी की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें कि लाखों की तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बढ़ेंगे आगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, और खबर जो है वो कृषि जगत से जुड़ी हुई खबर है। और खबर ये है कि भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया। DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 नाम की ये धान की किस्में कम पानी में तैयार होती हैं। साथ ही अधिक उत्पादन क्षमता के साथ ही इसके तैयार होने में वक्त भी कम लगता है। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दोनों किस्मों के अनुसंधान में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण युक्त उत्पादन बढ़ाने और देश के साथ साथ दुनिया के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हुए भारत को फूड बास्केट बनाने के मकसद से काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, समृद्ध किसान के बिना भी नहीं बन सकता। किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और खेती विकसित होगी, तभी संपूर्णता पूरी तरह से हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और खेती उसका मुख्य आधार है। ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इन नई किस्मों को जीनोम संपादन तकनीक यानी CRISPR-Cas आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित किया गया है, जिससे जीवों के मूल जीन में सूक्ष्म बदलाव किए जाते हैं और कोई विदेशी DNA नहीं जोड़ा जाता। SDN1 और SDN2 प्रकार के जीनोम एडिटिंग को सामान्य फसलों के तहत भारत सरकार के जैव सुरक्षा नियमों के तहत मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ICAR ने 2018 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि के तहत 2 प्रमुख धान की किस्मों सांबा महसूरी और MTU 1010 को बेहतर बनाने के लिए जीनोम एडिटिंग अनुसंधान शुरू किया था। इसका परिणाम है इसमें उपज में 19% तक वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% तक की कमी, सिंचाई जल की 7,500 मिलियन घन मीटर की बचत, सूखा, लवणता और जलवायु दबाव के प्रति बेहतर सहनशीलता विकसित हुई है। जो मुख्य स्टेपल फसलें हैं, गेहूं हो और धान हो, इसमें बहुत तरह की चुनौतियों को हम लोग को सामने करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस का जो इशू है, क्लाइमेट चेंज का विषय है, उस पर हम लोग को नई नई वैरायटीज़ की आवश्यकता पड़ी और हमारे ICAR के सभी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज़ हम लोगों ने पैदा की है और उसको हम लोग सीड चेन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ये हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने पैदा की है, डेवलप की है। ये किस्में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए विकसित की गई है। भारत सरकार ने बजट 2023-24 में कृषि फसलों के लिए 500 करोड़ रुपए जीनोम एडिटिंग हेतु आवंटित किए हैं। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि भारत ने दुनिया में पहली बार इस तरीके की सफलता हासिल की है और भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चावल की 2 किस्मों की जीनोम एडिटिंग करके उन्हें और उन्नत बनाया है। ऐसी ही कोशिश दलहन तिलहन में भी की जा रही है, जिससे कि इन फसलों को और उन्नत तो किया ही जा सके, साथ ही उत्पादन को बढ़ाकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके।
कैमरामैन सुमित नोटियाल के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। और अब बात करेंगे वेब्स 2025 की। तो वेब्स 2025 में एवीजीसी एक्सआर सेक्टर की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे एआई रचनात्मकता को खत्म नहीं बल्कि और भी सशक्त बना रहा है। भारत के कलाकार और स्टूडियोज कैसे इस बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तापस भट्टाचार्य की इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। एआई के दौर में एवीजीसी एक्सआर सेक्टर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जहां तकनीक और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। वेव्स 2025 में ब्रियाना यारहाउस, प्रामिता मुखर्जी और संजय खिमेसरा जैसे विशेषज्ञों ने इस बदलाव पर चर्चा की। साफ संदेश था, एआई कोई खतरा नहीं बल्कि एक सहायक उपकरण है। I feel that India has amazing talent and we are storytellers, we are born storytellers. And animation is a natural sector for us. We have seen ages where shadow, drama and so many stuff, even temples and all, were utilizing certain things which now animation uses as an illusion. So this is definitely a field where India can thrive. भारत अपनी प्रतिभा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दौड़ में अग्रणी बनने को तैयार है। When I was just part of the competition to look at the short films for animation, the professional and the student ones. And the work that's being done is stellar. Really attracts me to the work is when we tell stories that have a human perspective to them and also tell something that has a cultural perspective to it, because we all as humans can connect with those stories. So when I look at the work that's being done, it is amazing. Trying to find out the next big talent, the next thing that, because they need stories. They need stories, and India has stories. जहां कुछ लोग नौकरियों को लेकर चिंतित हैं, वहीं पैनल ने भरोसा दिलाया कि रचनात्मक भूमिकाएं पहले की तरह महत्वपूर्ण रहेंगी, बल्कि इनकी मांग और बढ़ेगी। पैनल ने उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग को जरूरी बताया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम, मेंटरशिप और नियमित संवाद पर जोर दिया। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वेब समिट के चौथे और आखिरी दिन दर्शकों की काफी भीड़ जुटी। क्रिएटोस्फेयर में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के विजेताओं ने अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरत में डाल दिया। ट्रुथ टेल हैकाथॉन के विजेताओं को चुनौती मिली थी फेक न्यूज को पकड़ने की। अब वो तैयार है अपने उत्पादों को बाजार में लाने के लिए।
क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 से जुड़े तमाम देश और दुनिया भर से आए इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, वो तमाम ड्रीमर्स जो इस वक्त कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को लेकर पहुंचे यहाँ पर। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो कि ना सिर्फ एक प्रतियोगिता बल्कि एक लॉन्च पैड साबित हुआ उन तमाम लोगों के लिए जो वाकई आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं अपने दिमाग के जरिए। हमारे साथ इस वक्त ट्रुथ टेल हैकाथॉन के विनर्स हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा वेव्स समिट के जरिए इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 में पार्टिसिपेट करने का? बहुत ही वाइब्रेंट एक्सपीरियंस है वो तो। ऑफ कोर्स एक जगह पे इतने सारे क्रिएटर्स हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, और उनसे मिलने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है और बड़ी बात है। आपने जो सोल्यूशन बनाया इस समस्या को लेकर वो क्या था? बेसिकली हमारी टीम का नाम यूनिक्रॉन है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है अन्वेषा नाम से। आपने देखा होगा कि एआई में फेक न्यूज़ और फेक इमेजेस, डीप फेक वगैरह कितनी प्रेवलेंट है। उसका ही हमने एक सिस्टम बनाया है जो कि उस चीज़ को देख के समझ सके और विजुअली समझ सके कि क्या चीज़ें फेक हैं, क्या रियल है। आपका वेव्स में पार्टिसिपेट करने का, इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का कहाँ से आप लोग आए? हम लोग सब दिल्ली से आए हैं। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी 4th ईयर के अंदर है। जैसे भी हमारा एक्सपीरियंस था, हमने देखा बाकी भी क्रिएटर्स आए हुए हैं, सो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का कि हम बाकी क्रिएटर्स से भी मिल सके एंड जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसे भी हम एक स्टेज पे जाके प्रेजेंट कर सके। ये सीजन 1 था, अब तैयारी अगले सीजन की भी हो रही है। किस तरह इस बार की चुनौतियां आपको लगी कि क्या और चुनौतियां हैं इस वक्त आपके दिमाग में, आपको लगता है कि आप उसका एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? हमारे लाइक सॉल्यूशंस की बात है तो हम जैसे हमने फैक्ट चेक जो बनाया था उसका एक लाइक मॉडल था, जिस मॉडल को लाइक हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, सबसे लाइक इजीली एक्सेसिबल रहे, लाइक एक नॉर्मल बंदा भी उसको यूज़ कर पाए। सो हमने वो उस पर ज़्यादा फोकस किया और एज वेल एज हमने एक स्पीच मॉडल का भी यूज़ किया था। लाइक कोई भी उस पर स्पीच अपना कोई भी रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ करके उसको फैक्ट चेक कर पाए, कोई भी इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन को। किस तरह से एक इंटरेक्शन रहा और आगे के सीजन 2 के लिए क्या तैयारी आपको, क्या कुछ ऐसे आप कुछ निकल कर आया कि इस पर अब मैं बनाना चाहूँगा आगे? बेसिकली इस बार से हमने ये सीख मिली है कि काफ़ी प्रॉब्लम आई डिप्लॉयमेंट के टाइम, तो हमने काफ़ी ट्राई करा कैसे डिप्लॉय करना है। फर्स्ट टाइम हमने एश्योर ट्राई करा, देन बट स्टिल हमने उसको डिप्लॉय सक्सेसफुली करा। काफ़ी एरर्स का सामना करना पड़ा एंड मेन चीज़ यही है यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी बिल्ड हुए जो इन फ्यूचर हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं एंड स्टार्टअप भी हम ट्राई कर सकते हैं। या तो ट्रुथ टेल हैकाथॉन एक तरह का लॉन्च पैड साबित हुआ क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत इन युवाओं के लिए जो अवसरों की तलाश कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म इन्हें मिला। फेक न्यूज का एक ऐसा मेनेस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सोल्यूशंस बनकर तैयार हुए हैं जरूर इसको कम करने में अहम साबित होंगे। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, मुंबई। तो वेव समिट का आज समापन हो गया। 4 दिनों तक ये समिट चला। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे इस वक्त शिशिर सेलार इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिशिर, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। और 4 दिनों तक ये वेब समिट चला, काफ़ी एंगेजिंग रहा। हमने देखा वो तमाम सत्र जिसमें कि तमाम पैनल डिस्कशंस हुए, तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई। अगर मैं आज आपसे ये जानना चाहूँ कि क्या कुछ टेकअवेज रहे, क्या कुछ निकल कर इन 4 दिनों के इस मंथन के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया, तो क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आसिम, 4 दिनों का ये पूरा समिट था। समिट का उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिल्मों के अलावा बाकी जो अन्य विधाएं हैं उनको किस प्रकार से भारत जो है उस पर काम करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो युवा है उनको इस हालांकि सेक्टर में किस प्रकार से चैनलाइज किया जाए, और तीसरी बात ये भी थी कि किस प्रकार से भारत इसमें जो है एक अग्रणी स्थान ले। हालांकि इन तीनों चीजों पर अगर देखा जाए तो वेव समिट एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, इससे पहले कि हालांकि इन 4 दिनों हमने कई जो क्रिएटर्स थे उनसे बातचीत की। हम और आप जानते हैं चूंकि एक क्रिएटिव दुनिया से होने के कारण जो है जो भी प्रतिभा इजाद करते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, सॉन्ग्स हो या फिर कोई आर्ट हो, कोई कला हो, हालांकि उसको तो आप क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उसको एक मार्केट नहीं मिल पाता है। आप अगर देखा जाए दर दर की ठोकरें जो ये क्रिएटर्स खाते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए या फिर एक प्लेटफॉर्म पाने के लिए। लेकिन अगर बात करें तो वेव्स 2025 की एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इन क्रिएटर्स को ना ही सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिला बल्कि भविष्य में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसके लिए कहीं ना कहीं एक मदद भी मिली।
मतलब इन्वेस्टमेंट तो मिला ही मिला, लेकिन साथ ही साथ मार्केट की किस प्रकार की जरूरत है, इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी चीजें चल रही है, ये सभी जानने का मौका जो है इन क्रिएटर्स को मिला। इसलिए अगर हम बात करें क्रिएटोस्फीयर की, एक ऐसा जो आयोजन किया गया था वीव्स में, जहां पर ये सभी क्रिएटर्स जो अपनी कला वहां दिखा रहे थे, वही क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के जरिए मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि कई सारे जो क्रिएटर्स थे, सिर्फ दिल्ली मुंबई की उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो, हालांकि जो आज की जो जनरेशन उसको जेन जी कहा जाता है, उसके लिए कई सारे अलग अलग जो है सेक्टर्स खुल चुके हैं। ऐसा एक सेक्टर है एनिमे सेक्टर, शायद हम एनिमेशन जानते हैं लेकिन एनिमे सेक्टर एक नया सेक्टर खुला है और आप शायद ये नहीं जानते होंगे किस प्रकार से इसमें लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा कि नासिक के कुछ क्रिएटर्स थे, कुछ बच्चे थे, कुछ यूपी से आए थे, कुछ गुवाहाटी से थे, जिन्होंने ये जैपनीज टेक्नोलॉजी है, एक जैपनीज हम कह सकते हैं कला का एक माध्यम है, जिसको इस प्रकार से ढाला है और सीखा है और नई क्रिएशन की है कि जो जैपनीज यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए थे, जब उन्होंने देखा था वो भी इससे प्रभावित हुए। तो अब समझ सकते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वेव के जरिए इन सभी क्रिएटर्स को मिला है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और सबकी निगाहें अब सेकेंड एडिशन पर होंगी, जो कि अगले साल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक मुंबई से पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी खबरें वेब से जुड़ी हुई। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। पहली बार बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। खेल के रंग बिहार के संग। इसी तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में अपने विस्तार की नई कहानी को लिखने के लिए सामने है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आगाज शानदार अंदाज में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो मैसेज के माध्यम से इन खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बिहार के गांवों में खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स मैप पर बिहार की उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। स्पोर्ट्स की दुनिया और स्पोर्ट्स से जुड़ी इकोनॉमी सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है। आज ये नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार को भी नए अवसर दे रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन खेलों का आयोजन राज्य को अब खेल की दिशा में एक नई गति प्रदान करेगा। 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए
बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। राज्य सरकार द्वारा पहले से ही खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ पहले ही से हम लोगों के यहाँ रहा है और अब केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, तो ये तो और खुशी की बात है। पहले हम लोगों का था ही, अब उसमें केंद्र के भी तरफ से मिल गया है, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। काम और इसी के चलते अब काम और तेजी से होगा। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक धरती पर खेलो इंडिया का आयोजन विकसित भारत के सपने को साकार करने के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। मुझे खुशी है 2025 यूथ गेम्स का शुभारंभ हो रहा है और यजमान बिहार है। 38वीं नेशनल गेम्स में 12 मेडल लाके स्पोर्ट्स सेक्टर में भी बिहार आगे बढ़ रहा है, उसको प्रतिबिंबित करा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बदल रहा है। ये पहली बार है जब बिहार में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो रहा है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आगाज इस बात का प्रमाण है कि बिहार खेल के क्षेत्र में आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिहार की धरती पर देश भर से पहुंचे युवा खिलाड़ी अगले 15 तारीख तक अपने खेल कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। और पटना से हमारे साथ सीधे सुशील ओझा इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर को लेकर। सुशील, स्वागत आपका, और बहुत ही संक्षेप में बताइएगा, समय की कमी है, कितना महत्वपूर्ण युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, और बिहार की सरजमीन पर पहली बार हो रहा है तो बिहार के लिए भी कितना महत्वपूर्ण? ये बिल्कुल असीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है बिहार की धरती पर। ये बिहार के लिए बड़ा समय है, गर्व का पल है बिहार के जो है युवाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए, और खास करके हम बात करें बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक अहम मौका है। जैसे ही पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज किया, स्टेडियम जो है तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ये खेलो इंडिया का वो मंच है जहां पर खिलाड़ी खुद को तराशते हैं। यह मंच वो मंच है जहां पर खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर तराशा जाता है और यहां पर खुद को मांझने का उनको मौका मिलता है। ओलंपिक के तर्ज पर यह इन खेलों का आयोजन किया जाता है। इस बार यह गेम बिहार के 5 शहरों में आयोजित होंगे, जहां पर देश भर से करीब 8,500 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं असीम। और अगर हम खास तौर पर बात करें, जिस तरह से पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई बड़ी बातें कही, उन्होंने बिहार के खाने की तारीफ की, बिहार के खिलाड़ियों की तारीफ की, उन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी की बात की, तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी की नजर बिहार के खिलाड़ियों पर, बिहार की प्रतिभा पर है। और ये बात सामने आ रही है, जिस तरह से हमने पिछले कई आयोजनों में देखा कि बिहार नित नए जो है आयाम रच रहा है। इससे पहले हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ बिहार में, और अब खेलो इंडिया की बारी है। खेलो इंडिया में देश भर से खिलाड़ी बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं, भागलपुर, गया, कई और अन्य स्थानों पर देश भर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, जहां पर अगले जो है 15 तारीख तक ये खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। असीम जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। आप तमाम जो अपडेट्स है, हलचल हैं, उसको भेजते रहिएगा हमारे दर्शकों तक और वो देख पाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। बढ़ेंगे आगे और देखिए अब कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों के सामूहिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में संस्कृत के उत्थान के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केंद्र शासित प्रदेश के पहले हज जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दौरान यात्रियों से संवाद किया और उन्हें यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत की पहली 128 स्लाइस डिजिटल PET CT मशीन ओमनी लीजेंड का गुड़गांव में उद्घाटन किया। साथ ही महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ भी किया।
दिल्ली सचिवालय में रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सरकार ने 13 और 14 मई को विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता के लिए सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे काम कर रही है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना बेस की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक करने में कथित भूमिका के लिए 2 लोगों पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हरप्रीत सिंह के माध्यम से उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में 6 से 7 मई के बीच वर्षा एवं ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा उत्तर पश्चिम, पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलर्ट भी जारी किए गए हैं।